अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मंडी बौद्ध में गया। वहाँ पे एक एमएससी की क्लास के सामने अपना फार्मूला रखा और बहुत अच्छा रिस्पांस आया, क्योंकि वो लोग मैथ स्टैट इकोनॉमिक्स को समझने वाले लोग थे। 5-5 साल हो गया उनको डिस्कस करते हुए, तो उनको बआसानी वो बात मेरी समझ आ गई। मैंने कोई बड़ी बात नहीं की उनके सामने, चंद चीज़ें उनके सामने रखी, वो इस बात पे एग्री हो गए कि ये सिस्टम बनाया जा सकता है, ये चल सकता है और बहुत आसान। मेरा उनसे सबसे पहला ये सवाल था कि आपको इस कॉलेज में आए 5 साल हो चुके हैं, तो क्या आपको ये पता है कि गोशवारा कैसे जमा कराते हैं, एनटीएन क्या है, एटीएल क्या है, 237 के क्या है, एफ क्या है, आबियाना या जितने भी चीजें हैं, जनरल सेल टैक्स, पुराने निजाम की सारी चीज क्या आपको पता है? एक शख्स मम्मा टीचर कोई ये नहीं बता सका कि हमें पता है। अब अगर किसी को पता ही नहीं है तो आप टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे? निजाम इतना पेचीदा बना चुके हैं कि बनाने वाले फौत हो चुके हैं और आगे बताने वाला कोई नहीं, तो वो इल्म नाकस है। जो बताया पढ़ाया ना जा सके, नए दौर के मुताबिक इंप्लीमेंट ना करवाया जा सके, वो इल्म नाकस है, वो निजाम पुराना नाकस है। मैं जिस नए निजाम की बात कर रहा हूं उसमें तमाम लोग 70%, 60 to 70% एजुकेटेड हैं, मोबाइल चलाना जानते हैं, कंप्यूटर और थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं कि क्या मामला किस तरह होना चाहिए। लेक्चर से पहले अभी यानी मैंने अपनी कोई बात अनाउंस नहीं की, मैं गार्डन में खड़ा था, स्टूडेंट वगैरह करीब बैठे हुए थे, तो आपस में जो बात कर रहे थे वो ये थे कि जो भी एफबीआर के निज़ाम में फिल करने के बाद 500 टैक्स बने जमा करवा दिया जाता है, मेरे अबू तो ऐसे ही करते हैं। वो बात ठीक कह रहा था, सच कह रहा था वो, लेकिन सीना चीर देने वाली बात है कि हमने अपनी अगली नस्ल को नहीं बता सके कि अगर पुराने लोग ये मामला गलत तरीके से हैंडल कर रहे थे तो नया तरीकाकार क्या हो सकता है। क्लास में मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया तो पहला सवाल ये किया कि भाई आप सबको 5 साल हो गए हैं, इकोनॉमिक्स मैथ स्टैट डबल मैथ के आप स्टूडेंट हैं, आप मुझे बताएं कि एफबीआर की कलेक्शन कैसे होती है, एनटीएन एटीएल गोशवारा क्या है। सब ने मुझे बताया कि हमें तो नहीं पता। अजीब सी लहर वहां से गुजरी है, कहते हैं नहीं पता। फिर मैंने बताया कि मैं जो फार्मूला पेश कर रहा हूं, मैं जो निज़ाम बनाना चाहता हूं, जो मेरी तकद्दो है, उसमें एफबीआर क्रेडिट सिस्टम 3.0 को मैं डिस्कस करता हूं। वहां मैंने कुछ स्टूडेंट्स को कहा कि यहाँ पे यू शेप में या वी शेप में आप चेयर्स रखें, 10 चेयर्स रखें, कुछ लोग बैठें, तो मैं आपको निज़ाम जो है वो प्रैक्टिकल बता सकता हूँ। 8 लोग बैठे, मैंने उनको कहा कि अपने रजिस्टर खोलें और लिखें, इस तरह लिखें कि एफबीआर को नहीं पता लेकिन आपको पता है कि आपके पास 1 करोड़ के सासे, 1 करोड़ के सासे हैं जो किसी को नहीं पता। आपने नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ क्या करना। लिखें, उन्होंने लिखा कि जनाब ये करोड़ के सासे। मैंने कहा इससे नीचे लिखें कि इस शख्स के पास 10 लाख, ये जो है डिक्लेरेशन पे जा रहे हैं हम कि डिक्लेयर कर रहे हैं, ये एफबीआर 3.0 में आप पैसे डिक्लेयर करना शुरू करें और करें इस तरह कि जो भी आपके ज़हन में अमाउंट आती है, जैसे कि 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 हज़ार, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, ये एफबीआर क्रेडिट सिस्टम में डिक्लेयर कर दें। अब इससे नीचे ये लिखें, इसके साथ अपना नाम लिखें, रोल नंबर लिखें, आइडेंटिटी जो है वो अपनी साथ साइन करें। 8 लोग बैठे हुए थे, सबने अपनी अपनी डिफरेंट वैल्यूज लिख ली। थे उनके पास 1 करोड़, लेकिन उन्होंने एफबीआर को शो करवाए 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 80 लाख, 1 करोड़। अब मैंने कहा कि एफबीआर ने जो निज़ाम बनाया है, एफबीआर क्रेडिट सिस्टम 3.0, उसमें तमाम रजिस्टर्ड गाड़ियां, तमाम प्लॉट, तमाम लेन देन जो है वो रजिस्टर्ड हो चुका है। एक शोरूम पे जो गाड़ी खड़ी है 35 लाख की, अब आप बताएं कि कौन कौन ले सकता है।
10 लाख वाला, 20 लाख वाला और 30 लाख वाला जिसने शो करवाया हुआ था, वो हक्के बक्के रह गए कि ये क्या हो गया। हमने अगर असासे छुपाए थे तो हम 35 लाख की गाड़ी नहीं खरीद पा रहे। समझ आ रही है बात कि निजाम ने उनको फिल्टर कर दिया, कोई शख्स निजाम से बाहर नहीं। फिर मैंने उनको दूसरी मिसाल दी कि अगर एक बिजनेस में 4 पार्टनर हैं और 2 करोड़ की वैल्यू है, तो हर एक बिजनेसमैन ने कितनी पार्टनरशिप की है? 50 लाख की है। अब ये बिजनेस 3-4 साल रन हुआ, एक पार्टनर फोत हो गया, तो मैंने सवाल किया कि अब बेवा को कितना हक मिलेगा? 50 लाख वापस मिल जाएगा। मैंने कहा यही तो गलती है कि वो 3-4 साल जो निजाम चलता रहा, बिजनेस चलता रहा, उसमें कुछ चीजें अप हुई, कोई डाउन हुई, कोई हिसाब नहीं है। वो 3 पार्टनर्स ने मिलकर जो हिसाब कर दिया उसको अदालत ने भी मान लिया और 50 लाख वापस मिल गया। हालांकि हो सकता है उस बिजनेस की वैल्यू 2 करोड़ नहीं, अब 3 करोड़ हो चुकी हो, लेन देन करते हुए 2.5 करोड़ हो, 5 करोड़ हो चुकी हो। क्या अब भी बेवा का हिस्सा 50 लाख ही बनता है? वहां पे बैठी हुई कुछ खवातीन थी, वो एकदम से स्ट्रक होंगी कि भाई ये क्या बात है। मैंने फिर सवाल किया कि 50 लाख तो हो गई इन्वेस्टमेंट वैल्यू, क्या 3-4 साल जब बिजनेस चलता रहा तो उन्होंने कुछ नहीं कमाया? तो उन्होंने बताया कि अब बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये अब बात बेवा तक कैसे पहुंचेगी? ये क्रेडिट सिस्टम बताएगा कि सिस्टम में जो अमाउंट हर रोज कमोबेश होती रही, गवर्नमेंट के निजाम में चलती रही, तो ये सिस्टम बताएगा ना कि अब उस बिजनेस की वैल्यू क्या है। क्योंकि एफबीआर जो है, क्योंकि एफबीआर क्रेडिट सिस्टम ने तमाम अरसा अब रिकॉर्ड कलेक्ट किए, तमाम लोगों के असासे ऊपर नीचे जो हो रहे थे वो कलेक्ट किए, तमाम मामलात को बिल्कुल बैलेंस तरीके से अपने सिस्टम में कैलकुलेट किया। अगर तो सीधा वो बेवा अपने उन 3 भाइयों के पास जाती है कि भाई ये आप बिजनेसमैन पार्टनर हैं उनके, तो मुझे 50 लाख जो है मुझे वापस कर दो, तो वो भी नहीं देंगे, वो कहेंगे जी इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ। लेकिन बेवा जाती है अदालत में, अदालत में जो है एफबीआर का नुमाइंदा भी जाता है और उनका नुमाइंदा भी जाता है। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, 2-3 तरीकों की बात है। पहले निजाम में वो अपने पैसे लेने के लिए भी बच्चे जवान हो जाते थे और वो अपना हक नहीं ले पाते थे। समझने वाली बात है ना, क्या 50 लाख अगर 18 साल पहले बच्चे छोटे छोटे थे तब वालिद ने इन्वेस्ट किया, वो फोत हो गया, अब वो बच्चे बालिग हो गए और उनको मिल रहा है, तो क्या उसकी वैल्यू उतनी है? जितनी जल्दी हो सके हमने निजाम में मामलात को सेटल डाउन करना है। इतना फास्ट निजाम है, इतना क्विक और एक्यूरेट निजाम है कि कोई शख्स उससे आगे पीछे नहीं हो सकता। अगर बिजनेस वैल्यू क्रेडिट सिस्टम में आज 4 करोड़ शो हो रही है, तो उनको उसको 50 लाख नहीं मिलेगा, उसकी वैल्यू 1 करोड़ है। उससे आगे एक दूसरा टॉपिक है कि उनको वो हिस्से कैसे मिलेंगे, वो निजाम कैसे तरतीब होगा। कोई किसी का हक नहीं खा सकता। निजाम ऐसा तरतीब दिया जाएगा, सिस्टम की बात कर रहा हूं कि ऐसा तरतीब दिया जाएगा कि कोई किसी का हक नहीं खा सकता। बेवा यतीम बच्चों तक का हक नहीं खा सकते, और बालिग बच्चे नाबालिग बच्चों का नहीं खा सकते। सिस्टम की बात कर रहा हूं ना, मेरी और आपकी बात नहीं हो रही, कोई अनोखी बात भी नहीं हो रही, सिस्टम की बात हो रही। फिर मैंने वहां पे तीसरी जो मिसाल रखी है दूध वाले ग्वाले की रखी। जब मैं उस स्टेज तक पहुंचा ना कि भाई ये अब पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो खुशगवार चेहरे देखने वाले थे। ग्वाले को पकड़ के जेल में नहीं डाल दिया, उसका पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ, ब्रेक हो गया, वो मिट्टी हो गया उसका पैसा, यही उसके लिए सजा काफी है। सिस्टम को बनाने के लिए मेहनत की जरूरत है,
ईमानदारी से मेहनत की जरूरत है। जो ऑनलाइन सिस्टम है, अगर आप उसमें पहला तीर निशाने पे नहीं फेंकते तो दूसरे की गुंजाइश नहीं होती। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मौजूद हैं, एफबीआर मौजूद है, बहुत सारी चीजें वो कर भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मैं कह रहा हूं अगर उस तरह से किया जाए तो मामला जो है वो बैलेंस होंगे, आसान होंगे, समझे जा सकेंगे। पहले मैंने एफबीआर के डिपार्टमेंट में लोगों से रब्ता किया, फिर मैंने सियासतदानों से रब्ता किया, फिर मैंने जर्नलिस्ट से रब्ता किया, अब मैं स्टूडेंट से रब्ता कर, बिल्कुल टी पॉइंट्स पे बैठ के बताऊंगा ये मामला इस तरह है, आप इंप्लीमेंट तो करें। अब घर में 4 लोग बैठ जाएं, वैल्यूज डिसाइड करें, एफबीआर को यहां पर्ची बनाएं, एफबीआर को जमा करवाएं और अपनी जेब में जो पैसे हैं वो यहां रखें, वैल्यू लिख के चीजें खरीदें, बच्चों के खिलौने होते हैं सामने रख के उनको वैल्यूएट करें। आपको मामला समझ आ जाएगा। कितनी आसान बात कर रहा हूं मैं। शुक्रिया।